हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि आप सभी का मोस्ट डिमांडेड चैप्टर था, जिसका नाम है कंट्रोलिंग, जो कि हद से ज्यादा इजी चैप्टर है यार। और इसमें आप सभी मुझे कमेंट पे कमेंट, यार कुणाल एक चैप्टर छूट गया है कंट्रोलिंग, यार एक चैप्टर छूट गया है कंट्रोलिंग, उसे भी बताओ उसे भी बताओ। हद इजी चैप्टर है गाइस। चलिए चलिए, जो भी हो, फटाफट एक बार इसे पढ़ लेते हैं और इस बिजनेस स्टडीज का जो फर्स्ट पार्ट है वो फाइनली अपन जाके क्लोज करते हैं। ओके, तो देखिए कंट्रोलिंग क्या है। तो कंट्रोलिंग को एकदम अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आप सभी के साथ एक अच्छा एग्जाम्पल शेयर करूंगा। ठीक है, देखिए मार्केट में जितनी भी कंपनीज होती है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ना, जितनी भी मार्केट में कंपनीज होती है, सो सारी कंपनीज अपना एक टारगेट बनाती है। सपोज दिस इज अ कंपनी, ठीक है, ये कंपनी है, इसने अपना एक टारगेट बना लिया दैट इट विल प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन कमिंग ईयर। मतलब ये जो कंपनी है इसने क्या किया, एक टारगेट बना दिया अपना कि ये एक साल के बाद, कमिंग ईयर जो आने वाला जो साल है, उसमें 100 यूनिट प्रोड्यूस कर लेगी। ठीक है, 100 यूनिट प्रोड्यूस कर लेगी, ये इस कंपनी ने टारगेट बना लिया। ठीक, अब साल मतलब समय चालू होते गया, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, खत्म होते गया होते गया होते गया होते गया, और जाके आखिर एक साल बीत गया। ठीक, अब यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, मेजर करती है कि उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया। ठीक, कंपनीज यहाँ पे जैसे साल खत्म हो जाता है तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, मेजर करती है कि उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया। अब वो कंपनीज कितना भी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि कंपनी जो है उन्होंने क्या किया, 100 का टारगेट बनाया। वो चाहती थी कि वो एक साल, कमिंग आने वाले साल तक 100 यूनिट बना दे। अब वो जब आखिरी जैसे साल खत्म हो जाता है तो वो मेजर करती है कि उन्होंने कितना बनाया है, तो वो कितना भी बना सकती है। मे बी वो 120 बना दे, है ना, या मे बी अगर आप इसे केस 1 लेके चले और आप इसे केस 2 लेके चले, तो मे बी कंपनीज ने 100 टारगेट बनाया है और मे बी वो कंपनीज ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ 80 बनाए, है ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। अब होता क्या है कि जितनी भी कंपनीज होती है मार्केट में, वो अपना जितना भी कोई भी टारगेट बनाती है ना, तो जब वो उसको मेजर कर लेती है, मतलब देख लेती है वो उसको निकाल के कि कितना हुआ, ठीक, और फिर उस कंपनी क्या करती है, उसके बाद वो अपने जितना टारगेट बनाया था और जितना आउटपुट आया है उसको कंपेयर करती है। अगर मान लो कि अगर यहाँ पे आप देखोगे फिगर्स को, इस केस 2 को छुपा दो, केस 1 को देखो कि कंपनी ने टारगेट बनाया 100 का, लेकिन कंपनी ने प्रोड्यूस कितना किया, 120। मतलब कहीं ना कहीं जो कंपनी है उसने 20 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया। आप मेरी बात से जरूर एग्री होगी कि कहीं कहीं ना कहीं कंपनीज ने 20 जो है एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया। तो ये कोई भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है कि भाई जितना प्रोड्यूस करना चाहिए था उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, अरे वाह, ये तो अच्छी ही बात है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कोई भी कंपनी ने अगर मान लो कि 100 टारगेट बनाया और मे बी वो 80 प्रोड्यूस कर पाए, मतलब 100 बनाना था और सिर्फ 80 प्रोड्यूस कर पाई, मतलब 20 लाख या फिर 20 यूनिट का शॉर्टेज हो गया, है ना, 20 यूनिट का शॉर्टेज हो गया, तो कोई भी कंपनीज के लिए बहुत गंदी बात है। मतलब उनको बनाना 100 था और सिर्फ बना पाई 80, है ना कहीं 20 जो है वो, मतलब और 20 यूनिट जो थी वो बना नहीं पाई। ठीक है, तो वही कोई भी कंपनी के लिए बेकार बात होती है। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग। जो मैंने अभी आपके साथ टारगेट, मेजर और कंपेयर जो अभी मैंने आपको बताया, इसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, कोई भी कंपनी अपने टारगेट बनाती है, उसे मेजर करती है और फिर कंपेयर करके देखती है कि भाई उनका जो आउटपुट आया है वो अच्छा है या बुरा है। जैसे इस कंपनी ने क्या किया था, 100 यूनिट्स का टारगेट बनाया, 100 यूनिट का टारगेट बनाया, फिर वो उसे मेजर की, तो मेजर करने में कुछ भी आ सकता है। मे बी वो जितना टारगेट बनाई थी उससे ज्यादा भी बना सकती है, मे बी जितना टारगेट बनाई थी उससे कम भी बना सकती है। अगर ज्यादा बना दी तो भाई अच्छी बात है, कम बना दी तो बेकार बात है। ठीक, इसे हम कहते हैं पूरा कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे आप मीनिंग के साथ मैं आपको बताऊं, लेकिन मीनिंग से समझने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है। यहाँ पे मैंने टारगेट लिखा है, आप ये प्लान परफॉर्मेंस को टारगेट या प्लानिंग के नाम से भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा जैसे आपका भी नाम मे बी असली नाम कुछ और हो और घर में अलग नाम, तो वैसे ही जो प्लान परफॉर्मेंस का जो अगला और एक नाम, आप उसे प्लानिंग या टारगेट से भी बुला सकते हो। तो टारगेट को मैं प्लान परफॉर्मेंस भी लिख सकता हूँ। ठीक,
प्लान परफॉर्मेंस भी लिख सकता हूँ। अब दूसरा हमारे पास रिजल्ट, रिजल्ट को मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस भी कह के पुकार सकता हूँ, एक्चुअल परफॉर्मेंस कह के भी बुला सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे आप और एक चीज नोटिस करना, टारगेट को हमने प्लान परफॉर्मेंस कह के भी बुला सकते हैं, रिजल्ट को हम एक्चुअल परफॉर्मेंस या मेजर से के नाम से भी बुला सकते हैं। अब यहाँ पे जो 100 है, ये क्या है, जो कंपनी ने टारगेट बनाया, या इस टारगेट को मैं प्लान परफॉर्मेंस भी, पीपी प्लान परफॉर्मेंस भी कह सकता हूँ। और यहाँ पे हर जब कंपनी से अपना टारगेट बनाती है तो वो जैसे उनका टारगेट का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, तो जैसे इस कंपनी का 1 साल का था, तो 1 साल जैसे ही खत्म हुआ तो कंपनी क्या करती है, निकालती है कि कितना यूनिट वो प्रोड्यूस कर पाई। ठीक, वो मेजर करती है, तो इस मेजर वाली चीज को हम रिजल्ट कह सकते हैं, या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, एपी। ठीक, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, हर कंपनी अपने टारगेट और रिजल्ट को आपस में क्या करती है, कंपेयर करती है। ठीक, और कंपेयर करने के बाद कंपनीज को पता चल जाता है कि वो अच्छा काम कर रही है कि बुरा काम कर रही है। ठीक है, तो इसे सारी चीज को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना प्लान परफॉर्मेंस से, मतलब इस प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, इसे हम कंट्रोलिंग कहते हैं। होपफुली आपने इतनी चीज एकदम अच्छे से समझ ली होगी। ठीक, तो जो मैंने यहाँ पे मीनिंग में लिखा है, ये सारी चीजों को मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। और एक बार बता दूं, कंपैरिजन का मतलब है कंपेयर करना। मैं यहाँ पे लिख भी दूं, कंपैरिजन मतलब ये 3rd नंबर यहाँ पे दिया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ये आपका ये रिजल्ट वाला, ठीक है, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये 2nd पॉइंट, एंड दिस प्लान परफॉर्मेंस जिसे आप टारगेट के नाम से भी जानते हो, इसे हम 1 दे दें। तो ये 3 चीज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है, और इसी को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। तो कंट्रोलिंग इज नथिंग बट एन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। ठीक, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक, और कंपेयर करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है या बुरा है। अब यहाँ पे आपको और एक चीज जाननी है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, पॉजिटिव मतलब अच्छी है, तो इसे हम कभी कभी इस गुड को हम पॉजिटिव डेरिवेटिव के नाम से भी या पॉजिटिव डेविएशन के नाम से भी पुकार लेते हैं, पॉजिटिव डेविएशन के नाम से भी पुकारा जा सकता है। अब यहाँ पे नेगेटिव है मतलब गंदा। ठीक, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस गंदा है, क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, पॉजिटिव डेविएशन तभी आएगा जब आपका जो टारगेट है हमेशा कम होगा आपके रिजल्ट से। मतलब देखो यहाँ पे आपका टारगेट जो है वो सिर्फ 100 है और आपका रिजल्ट जो है ज्यादा है, तो पॉजिटिव तभी बनेगा जब आपका रिजल्ट बड़ा होगा आपके टारगेट से। ठीक, मतलब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा ग्रेटर देन प्लान परफॉर्मेंस, प्लान परफॉर्मेंस मतलब आपके टारगेट से ज्यादा होगा, तभी वो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। अगर यहाँ पे आप सेकंड केस को नोटिस करेंगे, ये वाला केस 2, तो यहाँ पे आप देखना आपका जो टारगेट है, ठीक, और आपका जो रिजल्ट है, तो यहाँ पे आप नोटिस करना आपका रिजल्ट जो है वो आपके टारगेट से कम है, तो आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक, तो नेगेटिव डेविएशन तभी होगा जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कम होगा आपके टारगेट से। सेम चीज यहाँ भी लिखी है, जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होगा वो कम होगा आपके प्लान परफॉर्मेंस से। ठीक, और सेम एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए जब 100 और 120, तो 20 यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। यहाँ पे आपका देखेंगे एक चीज, तो यहाँ पे आपका 100 और 80 जो है कम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हमने इसे नेगेटिव डेविएशन कहा। ठीक, तो होपफुली आपने इस चीज को समझ ली होगी। ठीक है, कि कंट्रोलिंग क्या है और किस तरीके से काम करता है। ठीक, और भी कंट्रोलिंग में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो आपके मीनिंग के लिए जो चीज समझानी थी, बेसिक जो आपका क्लियर कंसेप्ट क्लियर करना था, वो मैंने आज आप सभी के साथ क्लियर कर लिया है। ठीक, तो और एक बार बस फटाक से रिवाइज मान लेते हैं, कंट्रोलिंग क्या है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस या फिर प्लान परफॉर्मेंस का कंपैरिजन है। मतलब हम जब प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ जब कंपेयर करते हैं, उसे हम कंट्रोलिंग कहते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजर या फाइनल रिजल्ट के नाम से भी बुला सकते हैं, और प्लान परफॉर्मेंस को हम प्लानिंग या टारगेट भी बोल सकते हैं। तो जब हम ये एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, तो इसे जब हम कंपेयर करते हैं तो इससे हमें एक अच्छा पॉजिटिव भी आंसर मिल सकता है, नेगेटिव आंसर भी मिल सकता है। अगर पॉजिटिव मिला तो अच्छी बात है, और अच्छी बात जब अच्छी बात होती है तो उसे हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। और कभी कभी जो रिजल्ट होता है गंदा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है,
बुरा होता है तो इसलिए हम उसे नेगेटिव डेविएशन भी कह सकते हैं। और पॉजिटिव डेविएशन तभी होगा जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा होगा आपके प्लान, आपके टारगेट या फिर प्लान परफॉर्मेंस से, ठीक। और नेगेटिव तभी होगा जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कम होगा आपके टारगेट या फिर प्लान परफॉर्मेंस से। सेम चीज यहाँ भी मैंने लिख दी है, ठीक है। तो होपफुली आज की बेसिक चीजों को हम लोग ने समझ लिया। हे गाइस, लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउजर है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स। ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो, ठीक है। और गाइस यहीं पे आप देखो, नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो। तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोड करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है, ठीक। तो ये अपने आप लोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, तो जो हमारा टॉपिक है ये आपके कंट्रोलिंग चैप्टर का है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में बसा लेनी है वो चीज ये है कि नेचर ऑफ कंट्रोलिंग को और अलग अलग नाम से भी पुकार सकते हैं हम या फिर कह सकते हैं, जैसे फीचर ऑफ कंट्रोलिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। ये सारे अगर एग्जाम्स में आपको पूछा जाए तो कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, वो सोचेंगे कि यार ये तो चीज हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग की जगह, नेचर की जगह आपको फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स भी डाल देगा, तो कंफ्यूज मत होना, सबका मतलब एक ही है। अब देखिए ये जो कंट्रोलिंग जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है, इसके सारे टॉपिक्स भी बड़े इजी हैं। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नेचर ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास दिया गया है कि कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, ठीक। अब देखो आपने चैप्टर 4 जो आपकी बिजनेस स्टडीज थी उसमें आपने चैप्टर पढ़ा था प्लानिंग का, ठीक है। तो उस प्लानिंग वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि हमें बिजनेस के लिए किस तरीके से प्लान करना चाहिए। मतलब इस चैप्टर में आप हर बिजनेस ये डिसाइड करता है कि हमें प्लानिंग, मतलब वो ये डिसाइड करता है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हर बिजनेस ये जानता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन जो कंट्रोलिंग जो चैप्टर है, जो कि आपका चैप्टर 8 है, ठीक है, इस वाले चैप्टर में आप ये डिसाइड करते हो या ये देखते हो कि जो चैप्टर 4 में जो आपने अपने बिजनेस के लिए प्लान किया था, क्या वो आपने पूरा कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, उस प्लान को आपने पूरा कर दिखाया है या नहीं कर दिखाया है, ठीक है। इसलिए कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, ठीक है। होपफुली आपने इतना समझ लिया होगा। और एक बार मेरी क्लैरिटी के लिए आपको बस एक छोटे ही बारे में बता दूं कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, और कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि हमने इस प्लान को कंप्लीट कर पाए हैं या नहीं कर पाए। इसलिए कंट्रोलिंग जो है गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज और परवेसिव फंक्शन, परवेसिव तो बहुत ही जाना पहचाना आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड बन गया ये वर्ड, ठीक है। तो ये इसका भी मतलब ये है कि जो कंट्रोलिंग जो का जो फंक्शन है ये एवरी लेवल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हम फॉलो करते हैं एवरी लेवल में, चाहे आपका टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम कंट्रोलिंग का यूज करते हैं, इसलिए ये परवेसिव फंक्शन है। अब थर्ड से पहले हम फोर्थ पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब बच्चों जो कंट्रोलिंग जो फंक्शन होता है ना, ये हर बिजनेस क्या करता है, हमेशा करता रहता है, इसको कभी रुकता नहीं है, ठीक है। ये हमेशा चलता रहता है, इसलिए कंट्रोलिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, हमेशा चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। और रुक तभी सकता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, ठीक है। कैरिड आउट टिल ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग का मतलब है ये कंट्रोलिंग फंक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है। जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन समाप्त तो आपका कंट्रोलिंग फंक्शन भी अपने आप समाप्त, लेकिन कंट्रोलिंग फंक्शन हमेशा चलता ही रहेगा जब तक एक बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। ये है फोर्थ पॉइंट का मतलब। अब थर्ड पॉइंट का कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, सेम चीज है। सबसे पहला चीज तो हम आप सभी को पिछली वाली क्लास में हमने बता दिया कि हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग में, प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर करते हैं। अभी है क्या, ये आपको पिछली वाली क्लास में जाके जरूर देखना, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे जो प्लान परफॉर्मेंस का मतलब है लुकिंग फॉरवर्ड, इसका मतलब है आपने जो चैप्टर 4 जो कि आपने प्लानिंग वाला एक जो चैप्टर था, ठीक है, वापस से उससे रिलेटेड है ये चीज, प्लानिंग, ठीक। लेकिन
एक्चुअल परफॉर्मेंस जो चीज है ये है आपका चैप्टर 8, जो ये वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। तो देखो चैप्टर 4 प्लानिंग, उसमें हम क्या करते थे, लुकिंग फॉरवर्ड करते थे, मतलब हम आगे का सोच के एक प्लान बनाते थे। ठीक है, हम आगे के सोच के एक बिजनेस, कोई भी बिजनेस आगे का अपना फ्यूचर देख के एक प्लान बनाता था। लेकिन इस चैप्टर कंट्रोलिंग का जो चैप्टर है, इसमें हम क्या करते हैं, हम पीछे झांकते हैं। हम मतलब अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं, इस डायग्राम के थ्रू समझाऊं, तो हमने चैप्टर 4 में एक बिजनेस क्या करता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि भाई फ्यूचर में उसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है, वो एक गोल बना लेता है उसके लिए। लेकिन कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में आप क्या देखते हो कि आपने पूरे साल भर में जो चीज की है, क्या आपने अपने गोल को कंप्लीट कर पाए हो, नहीं कर पाए हो। तो वो एक कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में हम क्या देखते हैं, एक बिजनेस अपने पास्ट को देखता है, अपने पिछले वाले समय को देखता है कि वो अपने गोल को अचीव कर पाया है कि नहीं कर पाया है। ठीक है, तो यही चीज है, कंट्रोलिंग इज अ लुकिंग बैकवर्ड फंक्शन, और प्लानिंग जो है लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि प्लानिंग में हम फ्यूचर के बारे में सोच के प्लान बनाते हैं, इसलिए हमने उसका नाम लुकिंग फॉरवर्ड रखा है। लेकिन कंट्रोलिंग में हम ये चेक करते हैं, पीछे झांकते हैं और ये देखते हैं कि हमने जितनी भी काम किया है क्या वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए कंट्रोलिंग को हम लुकिंग बैकवर्ड भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, हे गाइस, लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स। ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो। ठीक है, और गाइस यहीं पे आप देखो, नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसे वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोड करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है। ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12, यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे कि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है बिजनेस स्टडीज का, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग। सबसे पहला पॉइंट है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो आप सभी को पता है कि अगर मैं आपको बताऊं कि हर बिजनेस क्या करता है, प्लानिंग करता है। ठीक है, तो चैप्टर 4 जो था उसमें आपने क्या किया था, प्लानिंग किया था कि आपके बिजनेस का गोल क्या होगा। ठीक, तो आपने ये चैप्टर 4 में पढ़ के रखा है। लेकिन जो चैप्टर हमारा 8 है, इसका नाम है कंट्रोलिंग। इसका नाम क्या है, कंट्रोलिंग। तो चैप्टर 4 में आपने गोल सेट किया कि हमें क्या करना है, एक बिजनेस क्या करता है, अब हर प्लानिंग वाले फंक्शन में हमेशा एक गोल सेट करता है। लेकिन वो कंट्रोलिंग, हर बिजनेस कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में क्या करता है, वो चेक करता है कि आपने गोल को कंप्लीट किया है या नहीं कर पाए हो। ठीक है, अपने गोल को कंप्लीट कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, ये कंट्रोलिंग वाले फंक्शन काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है, इंश्योर्स एक्टिविटी गोइंग एज पर प्लान, मतलब यही चेक करता है कि आपने पूरे साल भर जितने भी एक्टिविटीज की अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्या आपने वो सारी एक्टिविटी को प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तब जाके आपका गोल जो होगा अचीव होगा। तो कंट्रोलिंग बस इसी चीज को चेक करता है कि आपने जितनी भी एक्टिविटीज की है ये आपने प्लान के अकॉर्डिंग की है कि नहीं की है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इंश्योर्स एक्टिविटी गोइंग एज पर प्लान। अब इफ डेविएशन इज देयर देन ब्रिंग एक्टिविटीज ऑन पाथ ऑफ प्लानिंग। इसका मतलब ये है कि देखो जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस ने जो प्लान किया है उसको पूरा प्लान उसका सक्सेसफुल हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि अब एक बिजनेस ने मे बी प्लान किया है कि 20% से उसका प्रॉफिट को बढ़ाना है, लेकिन क्या पता वो सिर्फ 19% ही प्रॉफिट बढ़ा पाया, 1% नहीं बढ़ा पाया। तो कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में हम देखते हैं कि ऐसा क्या रीजन था, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण आपने 20% गोल को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाया। ठीक, तो अगर
कंट्रोलिंग चैप्टर में हम यही देखते हैं कि आपने क्यों नहीं कर पाया। फिर उसके बाद हम जैसे ही हमें पता चल जाता है कि हमने किस कारण से नहीं कर पाया, तो हम क्या करते हैं, उस कारण को मेजर करते हैं और उस कारण को हटाने की कोशिश करते हैं कि हम सारे प्लान को अच्छी तरीके से वापस से कंप्लीट कर पाए। मतलब जो हमारा 20 का टारगेट था, हम उसे 20% ही कर पाए। हम एक्चुअली देखते हैं यहाँ पे कि क्या दिक्कत आई और उस दिक्कत को हम सुधारते हैं और उस सुधारने के बाद हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है उसको वापस से 20% में ला देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। यही सेम चीज लिखिए, अगर इफ डेविएशन इज देयर, अगर वहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत आई है तो आप क्या करो, उस चीज को सॉल्व करो और अपने गोल को प्लानिंग के अकॉर्डिंग ला दो। यही चीज यहाँ पे कही गई है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, इसका मतलब यह है कि आपको अपने टारगेट को एक्यूरेट बनाना है। ठीक है, आपको अपने टारगेट को एक्यूरेट बनाना है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने टारगेट को इस तरीके से बनाना है कि आप उसे अचीव कर पाओ। ठीक है, आपको अपना टारगेट इस तरीके से बनाना है कि आप उसे अचीव कर पाओ। इसको हम कहते हैं कि अपने टारगेट को एक्यूरेट बनाना। मतलब सपोज कीजिए कि जैसे गूगल है, ठीक, गूगल है। अब गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है, बहुत बड़ा फ्लरिश सर्च इंजन है। अब आपने भी अपना एक ABC सर्च इंजन बना दिया मार्केट में, और जैसे आपने इसे मार्केट में लॉन्च किया, आपने सबको बोल दिया कि 3 दिन के बाद मैं गूगल को टक्कर दे दूंगा। ठीक है, तो अब ये चीज तो पॉसिबल नहीं है यार, इतनी बड़ी कंपनी है और आप 3 दिन में उसे टक्कर दे दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं दे सकता, ऑफकोर्स दे सकता है, लेकिन 3 दिन में दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, नॉट पॉसिबल। तो इसी तरह यही जो पॉइंट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये पॉइंट यही कहता है कि आपको जो भी टारगेट बनाना है वो आप एक्यूरेट बनाइए। मतलब इस तरीके से बनाइए कि आप उसे पूरा कर पाओ। ऐसा नहीं कि यार बस आप फेंके पड़े हो, ठीक है, एकदम फेंके जा रहे हो कि अरे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन आपको अपने टारगेट को इस तरीके से बनाना है कि आप भले बोल तो रहे हो लेकिन आपको उस चीज को अचीव भी करना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो कंट्रोलिंग वाला जो फंक्शन है ना, इसमें हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज को भी मॉनिटर करते हैं। ठीक है, हम सारी देखते हैं कि जो भी हमने प्लान बनाया है वो उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा एक्टिविटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए हम सारी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कंट्रोलिंग वाले फंक्शन में मॉनिटर करते हैं। इससे क्या हो जाता है, हम अपने रिसोर्सेज को अगर हमारा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा होगा तो हम क्या कर देते हैं, उससे रोक देते हैं। बेसिकली हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट होने नहीं देते हैं और हमारा जो रिसोर्सेज है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज होता है। अब देखो ये कैसे, अगर मान लो कि अगर मान लो आपके बिजनेस में कोई मशीन लगी है, ठीक, तो आप क्या करते हो, अपनी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हो। तो आप अगर आपके कंपनी में मशीन रखी है और मशीन को चलाने वाला एक एम्प्लॉय जो है वो अगर मशीन को अच्छे से नहीं चला रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसी समय उस एम्प्लॉय को बोल सकते हो कि भाई देख तू ढंग से चला, अच्छे से चला। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो एम्प्लॉय है वो एकदम सतर्क हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मशीन को अच्छे से चलाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मशीन खराब नहीं होगी, तो आपकी रिसोर्सेज जो अपने आप वेस्ट होने से बच गई। अब वो क्या है, उस रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज भी करेगा। अगर मान लो कि बेचारा आपका जो एम्प्लॉय है, ठीक है, अब वो मशीन नहीं चला रहा है, अब वो मशीन को चलाते चलाते ही क्या कर रहा है, जैसे मशीन को रोक दिया और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगा के बात कर रहा है। तो अब क्या कर सकते हो आप क्या कर रहे हो, अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोलिंग में मॉनिटर कर रहे हो। ठीक है, कंट्रोलिंग फंक्शन में आप सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हो हर पीपल की। तो आप अपने एम्प्लॉयज को जैसे ही देखोगे कि आप किसी से बात कर रहा है, आप उसे इमीडिएटली उसका कॉलर पकड़ोगे और बोलोगे बेटा तू ढंग से काम कर, पूरा काम कर, अपने टाइम का पूरा अच्छे तरीके से सारा अपना टाइम को यूटिलाइज करते हो। कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाएगी, आपकी रिसोर्सेज भी यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। देखो हम क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोलिंग फंक्शन में मॉनिटर करते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, गाइड एंड केयर हम उन्हें दे पाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी एम्प्लॉय जो होगा वो मान लीजिए कि कुछ गलत मतलब कोई काम अगर कर रहा है और वो गलत तरीके से उस काम को कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज को उसी समय गाइडेंस दे सकते हो। बोल सकते हो कि भाई तू ये काम गलत तरीके से कर रहा है, इस काम को तो इस तरीके से कर, तो तेरा काम अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय एक तरीके से मोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसको अच्छे से आप बता रहे हो कि क्या यूज करने का अच्छा तरीका है, कुछ भी चीज को यूज करने का अच्छा तरीका क्या है। तो आप ये उससे अपने एम्प्लॉयज को बता देते हो, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, एक तरीके से मोटिवेट हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखिए अभी आपको मैंने बताया सभी एम्प्लॉयज क्या करते हैं, सुपरविजन में रहते हैं। मतलब सब एम्प्लॉयज क्या करते हैं, आप क्या करते हो, कंट्रोलिंग फंक्शन में एक सुपरवाइजर को रख देते हो। ठीक है, वो क्या करता है, सारे एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। तो सारे आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो वर्क अंडर सुपरविजन, मतलब एक सुपरविजन के अंदर काम करते हैं। ठीक, और उसके कारण जितनी भी एक्टिविटीज है वो क्या हो जाती है, इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि
अगर मान लीजिए कि कोई भी आप गलत तरीके से काम कर रहे होंगे तो आपका जो सुपरवाइजर है जो सारे इंप्लॉयज पे नजर रखा है वो इमीडिएटली सारे इंप्लॉयज को बोल सकता है कि नहीं तुम गलत करो, इस तरीके से काम करो। तो आप जितने भी इंप्लॉयज है आपकी कंपनी के अंदर वो अच्छे से काम करेंगे और आपका सारा जो काम है वो अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीसीटीवी कैमरा पे नजर रख सकते हो अपने इंप्लॉयज पे, और अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें इमीडिएटली बोल सकते हो कि भाई तुम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हो, इस तरीके से काम करो जिससे आपका एक्टिविटी जो आपका टास्क है ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स में बताया। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक कंट्रोलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब प्लानिंग जो कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा और जो कंट्रोलिंग जो आप चैप्टर 8 अभी पढ़ रहे हो, तो ये दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक्चुअली में सिर्फ 4 ही रिलेशन है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर कंसिडर्ड एज इनसेपरेबल। देखिए, सेपरेट मतलब आप सभी जानते हैं अलग हो जाना, इनसेपरेबल मतलब जिसे आप अलग नहीं कर सकते। तो जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो दोनों है ना, ये हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग को कभी अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों के बीच में एकदम बेइंतहाम प्यार है, ठीक है, जिसे आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए आप दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, इसका मेन रीजन ये है कि जो दोनों प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है। मतलब प्लानिंग जो है इसे कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंडेंसी निभानी पड़ती है, और कंट्रोलिंग जो है इसे प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंसी मतलब डिपेंडेंट है। प्लानिंग कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंडेंट, कंट्रोलिंग जो है प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है। अब ऐसा क्यों? देखो, प्लानिंग में आप क्या करते हो, गोल बनाते हो, ठीक, और वो गोल आप तभी पहचान सकते हो कि आपका गोल कंप्लीट हुआ है। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्या करती है, अपना गोल बनाती है कि 20% मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, 5% सेल्स को बढ़ानी है अगले साल। तो जब आप गोल बना लेते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके साथ ही साथ हर ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना पड़ता है कि जो गोल उन्होंने बनाया है वो कंप्लीट हो भी रहा है कि नहीं, अचीव कर भी पा रहे हैं कि नहीं, और वो कंट्रोलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। अब कंट्रोलिंग कैसे डिपेंड करता है, देखो, अगर मान लो कि आपका कोई गोल ही नहीं होगा, मतलब मान लो अगर कंट्रोलिंग ही आपका नहीं होगा, तो अगर मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल बनाएगी तो उसे वो अचीव कर भी रही है या नहीं भी कर रही है, ये पता कैसे लगाएगी? ठीक, तो अल्टीमेटली दोनों क्या आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। देखिए, जो हमारा प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ये कहीं ना कहीं मीनिंगलेस है कंट्रोलिंग अगर नहीं होगा तो। देखो कैसे, मान लो कि आपने एक प्लान बनाया, ठीक, कि मैं एक साल के बाद 20% प्रॉफिट अचीव करूंगा अपनी कंपनी के लिए। अब मान लो कि उस गोल को मेजर करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं, तो आपको पता है कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, अपने गोल को मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो आपका गोल का मतलब ही क्या हुआ जब आप उस गोल को मेजर नहीं कर पाओगे, है ना, फ्यूचर में जाके। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, प्लान्स हैव नो मीनिंग अनलेस एंड अंटिल दे आर अचीव्ड। आप प्लान भी बना लो लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप अपने गोल को अचीव भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस चीज को लिखा है। आपको पता है अचीव वाला जो भी चीज है ये हम कंट्रोलिंग में मेजर करते हैं, और जो प्लान बनाते हैं हम प्लानिंग वाले चैप्टर में करते हैं, ठीक है। तो इतनी ही बात है इस पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। जो हमारा कंट्रोलिंग प्लानिंग है, कंट्रोलिंग फंक्शन है, ये अंधा है प्लानिंग के एब्सेंस में। इसका मतलब क्या है, देखो, प्लानिंग वाले चैप्टर जो चैप्टर 4 है उसमें हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। स्टैंडर्ड मतलब टारगेट बनाना। हम ऐसा टारगेट बना देते हैं कि भाई अगले साल हम 20% अपना सेल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अब हर ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया कि भाई हमारी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है एक साल के बाद वो ये है कि हमें 20% अपनी सेल को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ठीक, ये सभी को पता चल गया। तो इसे हम 20% इंक्रीज करना है सेल को, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। मतलब हर कंपनी को अब इसके अकॉर्डिंग अपने सारे काम को करना है, इस तरीके से अपने सारे काम को करना है कि 20% सेल जो है इंक्रीज हो जाए नेक्स्ट ईयर तक, ठीक। अब जैसे मान लो कि प्लान बनाया, अब एक साल बीत गया, अब एक साल बीतने के बाद हम कंट्रोलिंग की ही हेल्प लेंगे कि भाई कंट्रोलिंग की हेल्प से हम ये देखेंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड, जो हमने गोल बनाया था 20% सेल का इंक्रीज होने का, क्या ये हम लोग ने अचीव कर पाया, मतलब पूरा कर पाया कि नहीं कर पाया, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं जो कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग, मतलब विदाउट प्लानिंग। लेकिन अब यहाँ पे आप देखना एक चीज, अगर मान लो यहाँ पे लिखा है कि कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड ब्लाइंड, मतलब कंट्रोलिंग अंधा है अगर प्लानिंग नहीं है तो। अब मान लो कि प्लानिंग का फंक्शन हमने छुपा दिया, अब तो भाई कंट्रोलिंग में आपको तो पता ही कैसे चलेगा कि आपका गोल क्या है ना। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग है तभी आप उसको, उस गोल को मेजर कर पा रहे हो, अचीव कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आप कंट्रोलिंग हेल्प से
पता लगा पा रहे हो, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट का मतलब होपफुली आपने समझ लिया होगा। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये सारी जितने भी पॉइंट्स है ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक ही ऐसा है कि आपस में हर पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। अब देखो 4 पॉइंट हमारे पास है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज बोथ लुकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखिए प्लानिंग में भी हम क्या देखते हैं, फ्यूचर को देखते हैं। और देखिए मैं पहले यहाँ पे लिखा देता हूँ कि फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्यूचर देखना, एंड बैकवर्ड का मतलब है अपने पास्ट को देखना, ठीक है। अब देखो प्लानिंग भी फ्यूचर मतलब फॉरवर्ड लुकिंग है, और प्लानिंग भी जो क्या है बैकवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग भी क्या है, मतलब प्लानिंग भी फ्यूचर को देखता है, और प्लानिंग क्या करता है, पास्ट को भी देखता है। वैसे कंट्रोलिंग जो है ये भी क्या करता है, फ्यूचर को देखता है, और कंट्रोलिंग भी क्या करता है, पास्ट को देखता है। कैसे, देखो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब आपको पता है कि चैप्टर 4 जो हमने चैप्टर पढ़ा प्लानिंग का, उसमें आप सभी को पता है हम प्लान बनाते हैं फ्यूचर के लिए कि हमें 20% सेल को इंक्रीज करना है, हमें एक साल के अंदर 5% प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, हमें फ्यूचर में जाके 50,000 कस्टमर्स को बढ़ाना है, ठीक है। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, मतलब हम फ्यूचर के बारे में सोच के काम करते हैं, ठीक है। इसलिए प्लानिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग है। अब प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, देखो प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग इसलिए एज पर प्रीवियस परफॉर्मेंस न्यू प्लान। इसमें बहुत सिंपल है, देखो मान लो कि आज पिछले साल मैंने एक प्लान बनाया, उस प्लान में मैंने ये किया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन 20% प्रॉफिट बढ़ा लेगी एक साल के बाद। अब मान लो कि आज एक साल हो गया कंप्लीट, अब एक साल में मैंने देखा कि भाई सिर्फ 12% प्रॉफिट ही हम बढ़ा पाए, लेकिन हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट ये था कि हमें 20% प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस साल मैं एक और अच्छा प्लान बनाऊंगा, इस तरीके से प्लान बनाऊंगा कि मैं फ्यूचर से मतलब जो अपने मैंने पहले पास्ट में अपना जो प्लान बनाया था उससे और अच्छा प्लान बनाऊंगा, कि इसमें इस तरीके से बनाऊंगा कि अगले साल जो 20% प्रॉफिट है वो पक्का ही पक्का हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लानिंग नया प्लान बनाने के लिए भी अपने पिछले वाले जो मैंने प्लान बनाया उसको भी मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं पास्ट को अपने देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है ये इसलिए भी बैकवर्ड लुकिंग है। तो होपफुली प्लानिंग आप समझ लो, प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग भी है। सेम चीज है कंट्रोलिंग के ऊपर। देखो कंट्रोलिंग में क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग है, देखो बेटर प्लान्स मेड बाय पास्ट मिस्टेक्स। देखो आपको सभी को पता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लान बनाया, हम फिर एक पॉइंट के बाद जाके चेक करते हैं कि हमने ये प्लान को अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया, ठीक। तो प्लान हम क्या करते हैं, प्लानिंग वाले जो कि आपका चैप्टर IS 4 है, और जो प्लान अचीव करने वाला जो चैप्टर जो कि कंट्रोलिंग है, इस चैप्टर जो कि चैप्टर 8 है। तो हम क्या करते हैं, देखो कंट्रोलिंग वाले इसमें हम फॉरवर्ड लुकिंग कैसे करते हैं, देखो बेटर प्लान्स मेड बाय पास्ट मिस्टेक। हम देखो मान लो कि हमने यहाँ पे प्लान बनाया, हमने कोई भी मान लो प्लान बनाया, अब ये प्लान हम बनाते बनाते एक साल का बनाया और एक साल खत्म हो गया, और इस एक साल में पता चला कि हमने जो प्लान बनाया इसको हम अचीव नहीं कर पाए। तो हम क्या करेंगे, एक और अच्छा सा नया प्लान बनाएंगे कंट्रोलिंग को देख के, क्योंकि कंट्रोलिंग की हेल्प से हमें पता चल गया कि हमने जो प्लान बना दिया हमारा पूरा पूरा अचीव नहीं हो पाया है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग की हेल्प से एक नया प्लान बनाएंगे, ठीक है। फ्यूचर के लिए एक और एक नया प्लान बनाएंगे जो कि इस प्लान से अच्छा हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि बेटर प्लान्स मेड बाय पास्ट मिस्टेक। इस कारण से जो कंट्रोलिंग है वो हमारा फॉरवर्ड लुकिंग है। अब कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे, देखो कंपेयर पास्ट परफॉर्मेंस। हम क्या करते हैं, हम ये जो हमने प्लान बनाया, ठीक, और कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, अपने पूरे पास्ट परफॉर्मेंस में चेक करते हैं कि भाई हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग जा रहे हैं कि नहीं, जा रहे हैं कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम कंट्रोलिंग में अपने पास्ट को भी देखते रहते हैं कि भाई हमने जो प्लान बनाया है इस अकॉर्डिंग से हम काम कर रहे हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं कंपेयर पास्ट परफॉर्मेंस, हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग में पास्ट परफॉर्मेंस को भी चेक करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा कंट्रोलिंग है बैकवर्ड लुकिंग भी है। तो होपफुली ये जो 4 पॉइंट आपने पढ़ा, तो इसमें हमने यही जाना कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशन क्या, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इस 4 पॉइंट्स में आपको मैंने सारी बातें बता दी। होपफुली आप सारी चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कंट्रोलिंग के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपको सारी चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट में हर सारे चैप्टर आपको वीडियोस मिलते जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। हमारे चैनल में जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको सारे चैप्टर वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए चलता हूँ। और एक चीज बच्चों की, एक बार बुक रीडिंग आप जरूर कर लेना, ठीक है। मेरी लेक्चर देखने के बाद एक बार बुक रीडिंग आपको करना बहुत जरूरी है। किसी की भी लेक्चर हो, चाहे मेरी हो या किसी की भी यूट्यूबर से आप पढ़ रहे हैं, अगर उसकी भी आप लेक्चर देख लेंगे उसके बाद आपको बुक रीडिंग करना जरूरी है, नहीं तो आप केस स्टडी नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हम चलते हैं और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय, एंजॉय कीजिए, जो कि कंट्रोलिंग चैप्टर का है जिसका नाम है कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। सबसे इजी टॉपिक है और सबसे इजी चैप्टर भी है, आप इसे देख सकते हैं, सबसे शॉर्ट चैप्टर है, ठीक है। सभी को बहुत पसंद है चैप्टर क्योंकि बहुत ही इजी है। तो देखिए कंट्रोलिंग प्रोसेस में अगर मैं आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करें तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में आपको टोटल 5 प्रोसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी करें,
इस टॉपिक को जानने से पहले मैंने पार्ट 1 इस चैप्टर में आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया था कि कंट्रोलिंग जो है किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आप वो वाली लेक्चर देख लेंगे तो डेफिनेटली आप ये लेक्चर जब देखने बैठेंगे तो आपको सब चीज एकदम क्लियर श्योर सब चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे मैंने मार्कअप किया है पॉइंट 1 देन पॉइंट 2 देन पॉइंट 3। अभी जो यहाँ पे पॉइंट 1 पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 है ना, ये 3 पॉइंट जो है ये मैंने उस वाली लेक्चर में बता दिया है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप जरूर जाके देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को चालू करते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है उसका नाम है सेटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि आपको एक बेंचमार्क बनाना है जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, कुछ भी चीज को कंपेयर करते हो। मतलब लमसम अगर मैं आपको इस वर्ड का सिंपल सा भाषा में एक मतलब बताऊं तो इसका मतलब है टारगेट बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना टारगेट बनाती है। तो मैं आप सभी ने चैप्टर 4 जो प्लानिंग वाला पढ़ के रखा है हमारे साथ, तो आप सभी जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग चैप्टर में क्या करती है, प्लान बनाती है, अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाती है, अपना एक गोल बनाती है कि कौन काम करेगा, किस तरीके से काम होगा, कितने समय तक काम होगा, ये सारी चीजें आपने पढ़ के रखा है। ठीक, तो ये टारगेट जो होता है सबसे पहली चीज आपको ये रखनी है कि चैप्टर 4 प्लानिंग वाले चैप्टर में हम क्या करते हैं, टारगेट को बनाते हैं। अब देखिए कंपनीज जब भी टारगेट बनाती है ना तो फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए। मतलब देखो मतलब अगर मान लीजिए कि आपने टारगेट बनाया कि 20% टारगेट को अचीव करना है, तो ये टारगेट इस तरीके का होना चाहिए कि आप इसे चेंज भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगेगा नहीं यार 20% मैंने ज्यादा बोल दिया, एक काम करते हैं 18% कर देते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको लगता है कि 20% कम हो रहा है तो आप उसको बढ़ा के 25% भी रख सकते हैं। मतलब जो भी आपका टारगेट होना चाहिए ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब आप उसे इजिली चेंज कर सकते हो, चेंज एज पर नीड। आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से आप उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब जो इसी का थर्ड पॉइंट है, सेट इन प्रिसाइज क्वांटिटेटिव टर्म्स। हमें क्या करना चाहिए, क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। सपोज कीजिए लाइक मैं कहूँ तो 20%, ठीक है, 50% ऑफ, इस तरीके से मतलब ना आपको एक क्वांटिटेटिव कुछ नंबर्स की टर्म्स में क्या करना चाहिए, उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए टारगेट को सेट करना। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड प्रोसेस की, जिसका नाम है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने जो टारगेट बनाया, अब हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, देखती है आखिरी में कि वो जो उन्होंने टारगेट बनाया वो क्या उन्होंने पा लिया कि नहीं पाया। मतलब वो क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब वो रिजल्ट्स को, एक तो फाइनल आउटपुट को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है कि उन्होंने जो टारगेट बनाया क्या उन्होंने वो टारगेट को अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया। ठीक है, ये सारी चीज को क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन मेजर करती है। इसी के अंदर और एक पॉइंट है चेकिंग द मेथड यूज। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, ये भी चेक करती है कि जो उन्होंने मेथड यूज किया है उससे कितना उन्होंने टारगेट को अचीव किया, कितने कम समय में किया, कितने ज्यादा समय में किया। तो वो सारी मेथड्स को भी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन मेजर करती है। तो ये दो पॉइंट्स का मतलब है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो उन्होंने टारगेट बनाया हम उसको चेक करते हैं प्रॉपर्ली कि हम लोग ने कितना टारगेट को पूरा किया और कितना नहीं किया। ठीक है, यही है इसका सिंपल सा मीनिंग। अब थर्ड पॉइंट है कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। हाँ देखिए अब क्या करते हैं, देखो हम जो टारगेट बनाए, हम लोग ने जो सबसे पहले टारगेट बनाया ऑर्गेनाइजेशन ने, अब उसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, देखती है कि मान लो कि अगर मान लीजिए कि टारगेट आपने बनाया कि 20% सेल्स को बढ़ाना है। ठीक, अब आपने जैसे तो एक साल बीत गया, फिर आपने देखा कि आपने सिर्फ 15% क्या किया, अपनी सेल को बढ़ा पाए। लेकिन आपने टारगेट कितना बनाया था, 20% का बनाया था कि 20% से मैं अपनी सेल्स को इंक्रीज करूंगा, बट एक्चुअल में परफॉर्मेंस कितना आया, 15% का। ठीक, अब कंपेयर का मतलब क्या होता है, आप ये दोनों चीज को ना कंपेयर करते हो, आप देखते हो कि दोनों में कितना गैप है। ठीक है, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आप देखो 20 माइनस 15 करेंगे तो इसका कितना आएगा, 5% आएगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग का मतलब होता है कि आपने जो टारगेट बनाया है और जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है उसमें कितने का अंतर है। तो उस अंतर को हम क्या कहते हैं, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। ठीक, अब देखिए ये जो गैप है ना, ये गैप, इस गैप को हम डेविएशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम डेविएशन कहते हैं। ठीक है, अब ये डेविएशन का यहाँ पे मैंने सिंपल सा फॉर्मूला भी लिखा है। स्टैंडर्ड्स मतलब जो आपने टारगेट बनाया, ठीक है, उसमें से माइनस कर दीजिए आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये वाला टारगेट एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे यहाँ पे हम लोग ने टारगेट कितना बनाया था, 20 बनाया था, उसमें से आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना आया, 15% का आया। तो फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, गैप कितना आया, 5% का। तो इसे हम कहते हैं डेविएशन। ठीक है, अब आप सभी को पता है डेविएशन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, वो हमने पहली पार्ट में समझा दिया, आप उसमें इजिली जाके उसे समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट जो है जिसका नाम है एनालाइजिंग डेविएशन। अब तो आपने समझ लिया डेविएशन क्या, डेविएशन मतलब गैप, डिफरेंस। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम इस गैप को
इस गैप को एनालाइज करते हैं कि भाई ये इतना गैप जो डिफरेंस आया ये क्यों आया, किस तरीके के कारण आया। ठीक है, ये हमारा फोर्थ रहता है, मतलब फोर्थ प्रोसेस में कंट्रोलिंग का हम ये करते हैं। तो हम इसे दो तरीकों से एनालाइज कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और सेकंड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम हर मैनेजमेंट क्या करता है एकदम फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे ही लगाता है, मतलब अपना दिमाग सिर्फ इंपॉर्टेंट की एरियाज पे ही लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊं तो आपको इसलिए समझ में आएगा। अब देखिए रिलायंस कंपनी आप सभी जानते हैं, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखिए रिलायंस की इंडस्ट्री में कुछ मशीन होगी, ठीक, सपोज करना है मशीन है 15 लाख की। अब रिलायंस के पास एक बुक भी है, ठीक, सिर्फ एक सिंपल सी कॉपी जो 25 रुपए की है, 25 रुपीज की है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलायंस को किसमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी मशीन में या फिर 25 रुपए की कॉपी में, अपनी 15 लाख की मशीन में या फिर 25 रुपए की कॉपी में, आप सभी बोलेंगे कि भाई उसे सबसे ज्यादा अपनी इसमें अपनी 15 लाख की मशीन में ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि अपनी 25 रुपए की कॉपी में, क्योंकि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के लिए 25 रुपए तो यार कुछ भी नहीं है, तो इसमें दिमाग लगाओ ही नहीं। तो ये पॉइंट यही कहता है कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पे ही फोकस करना है, इंपॉर्टेंट की एरियाज पे ही फोकस करना है, ना कि सभी चीजों पे। ठीक, तो होपफुली क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब आप समझ गए होंगे। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट की एरियाज, मतलब इंपॉर्टेंट की एरियाज पे फोकस करना है, ना कि अनइंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करना है। ठीक है, इसका मतलब होता है हमारे, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब है हमारा पास मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखिए इसका अगर आपको मीनिंग पढ़ के बताओ, सो मैनेजमेंट ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, इट विल एंड अप नथिंग। इसका सिंपल अगर मैं आपको हिंदी में मतलब बताऊं तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपने हर जगह पे हाथ रख लिया, आपने हर जगह हर चीज को करना चालू कर दिया, तो आप कुछ भी चीज नहीं कर पाओगे और उसका रिजल्ट आपको बेकार ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें भी आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो सपोज करना कि अगर आप कॉमर्स के हैं, ठीक है, आपको कॉमर्स बहुत पसंद है, आपने कॉमर्स लिया, आपने सोचा कि यार मैं तो कॉमर्स पढ़ के अच्छा निकालूंगा। अब हमारी गवर्नमेंट क्या है, अब हमारी गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डर लाया, उसने कहेगा कि भाई जो कॉमर्स वाले हैं उनको पीसीएम भी पढ़ना पड़ेगा, उनको बायो भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो मान लो कि आपको कॉमर्स बहुत पसंद है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास 24 आवर्स है, ठीक, 24 आवर्स है। अब 24 आवर्स में आपको कॉमर्स भी पढ़ना है, पीसीएम भी पढ़ना है, ऑफ कोर्स आपको बायो भी पढ़ना है। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगी, आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, आपको कॉमर्स जिस समय पढ़ने बैठेंगे आपको मजा आएगा, ठीक, लेकिन अब क्या होगा, आपको काम भी बांटना पड़ेगा, आपको पीसीएम भी पढ़ना है, वैसे ही आपको काम बांटना पड़ेगा बायो के लिए भी। तो अल्टीमेटली इससे क्या हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगी। मतलब देखो अगर मान लीजिए कि आप 24 आवर्स में से आप सिर्फ सब पूरे टाइम को अपने पढ़ाई के लिए हर सब्जेक्ट में बांट लिया, मतलब हर फील्ड में आपने बांट लिया। ठीक, देखिए कैसे, देखिए सपोज करना कि अगर आपने कॉमर्स आप पढ़ना आपको बहुत पसंद है, लेकिन अब क्या कर हो रहा है, 24 आवर्स में सब आप सिर्फ आपको पीसीएम में भी निकालना पड़े अपना समय और बायो में भी। तो इसमें कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, कॉमर्स में भी कम ध्यान देने लगोगे, क्योंकि आपको जानबूझ के पीसीएम भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है। तो इससे अल्टीमेटली आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसकी भी जो रिजल्ट है उसमें भी बेकार आएगा। तो यही चीज आपको यहाँ पे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यही कहता है कि आप हर चीजों पे फोकस मत कीजिए, हर चीज को कंट्रोल करने की हर चीज को कंट्रोल मत कीजिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं बचोगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, मैनेजमेंट ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, इट विल एंड अप नथिंग। ठीक है, तो होपफुली आपने एग्जांपल्स के थ्रू इजिली समझ लिया होगा। ये तो चीज मैंने सिर्फ बस आपको एग्जांपल के लिए समझाया है, अपने एग्जाम्स में मत लिख के आना। ठीक है, तो चलिए होपफुली आपने फोर्थ प्रोसेस का मतलब समझ लिया। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब देखिए जो आपका फिफ्थ पॉइंट है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये पॉइंट आप बहुत सिंपल है। ये पॉइंट ये कहता है कि जो भी डेविएशन आए हैं, जो भी डिफरेंस आया इस डिफरेंस को खत्म कर दो। ठीक है, इसका नाम है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मतलब जो भी डेविएशन है उसे आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए, यानी खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, और ब्रिंगिंग प्लान इन द पाथ ऑफ प्लानिंग, और जो आपने टारगेट बनाया आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। देखिए ठीक है, ये होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन का मतलब। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं अगर फर्स्ट पार्ट जो आपने कंट्रोलिंग का पढ़ा था, अगर मैं उसके हिसाब से आपको लेके चलूं तो आप देखिएगा कि सेटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब है ये। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने बना के रखा है पहले से, ठीक, जिसमें आप टारगेट बनाते हो और फिर कंपनीज क्या करती है आखिरी में जाके इस टारगेट को मेजर करती है कि उन्होंने कितना परफॉर्म किया। ठीक है, तो वो ये यहाँ पे क्या करती है, रिजल्ट निकालती है कि एक्चुअल रिजल्ट कितना आया। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसको, अपने टारगेट को और अपने मेजर को। मतलब हम क्या करते हैं, मेजर जो उन्होंने एक्चुअल रिजल्ट निकाला उसको हम टारगेट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब देखिए आप हम आपका हमारा सपोज करना कि ये कंपनी ने बनाया 100 टारगेट प्रोड्यूस करना है, 100 यूनिट को प्रोड्यूस करना है, लेकिन एट एंड हमें पता चला कि हमने 120 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लिया। ठीक, तो आप ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको आपको देखने मिलेगा कि +20 आपको रिजल्ट आया। इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कंपनी ने 100 बनाया तो में रिजल्ट आया 80, ठीक है,
तो इसमें क्या गया आप देखना -20 आ गया, मतलब ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, ये आपने बेसिकली पढ़ के रखा है। ठीक है, हमने 120 को अच्छा क्यों बोला, क्योंकि देखिए आपने टारगेट 100 का बनाया और आपके वर्कर्स ने बना दिया 120, अच्छी बात है भाई। लेकिन अगर आपने टारगेट बनाया 100 का और आपके वर्कर्स सिर्फ आपको 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं तो ये बेकार है, इसलिए हमने इसका नाम नेगेटिव डेविएशन दे दिया। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि हमेशा जो पॉजिटिव डेविएशन होता है ये हर बार अच्छा नहीं होता। मे बी ऐसा भी तो हो सकता है, आपने चैप्टर 1 में वो इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्क कंसेप्ट पढ़ा होगा। वहां पे एक चीज आपको बताई गई थी हमने कि कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जो कंपनी ने टारगेट दिया रहता है तो वर्कर्स क्या करते हैं उस टारगेट को बनाने के लिए कभी कभी अच्छे से काम नहीं करते। ठीक, मतलब अच्छे से क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाते और फटाफट फटाफट प्रोडक्ट बना के अपनी कंपनी को दे देते हैं कि भाई हमने इतना प्रोडक्ट बना दिया। तो वो क्वालिटी क्या कर देते हैं, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके वो आपका टारगेट को अचीव कर देता है, वो भी चीज बेकार है। तो कुछ कुछ हर चीज में ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो आप देखते हैं, ये जो आप कंपेयर करके निकाले 100 -120, ठीक है, 100 -80, तो ये जो रिजल्ट आया इसे हम क्या कहते हैं, कंपेयर वाला करते हैं। तो कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। होपफुली आपने इसे समझ लिया होगा। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि हमारी वेबसाइट में आपको सारे नोट्स मिलेंगे, आप वहां से जाके गो थ्रू कीजिए और आपको सारी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगी। ठीक है, वहां से भी आप हमारे सारे लेक्चर्स जो है फ्री में देख सकते हैं। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।